नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वर्तमान वैश्विक चुनौतियों के दौर में कल से जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा का उद्देश्य यूरोपीय भागीदारों के साथ सहयोग सुदृढ़ करना है। ये प्रधानमंत्री की इस वर्ष की पहली विदेश यात्रा होगी। वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह अप्रैल में अब तक का सर्वाधिक लगभग 1,68,000 करोड़ रुपए रहा। नए थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा, संघर्ष के सभी क्षेत्रों में चुनौतियों से निपटने की उच्च स्तरीय सैन्य तैयारी सुनिश्चित करना प्राथमिकता। विनय मोहन क्वात्रा ने नए विदेश सचिव का पदभार संभाला। जाने माने अर्थशास्त्री सुमन बेरी ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष का पद ग्रहण किया। श्रम आंदोलन की स्मृति में आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जा रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र आज स्थापना दिवस मना रहे हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर बधाई दी। आयुष मंत्रालय कल असम के शिवसागर में योगोत्सव आयोजित करेगा। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल में आज पुरुष हॉकी के फाइनल में बेंगलुरु सिटी और गुरु नानक विश्वविद्यालय का मैच। और आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई में दिल्ली कैपिटल्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से और पुणे में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से यूरोप के 3 देशों जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा पर जाएंगे। प्रधानमंत्री की इस वर्ष ये पहली विदेश यात्रा होगी। वे द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ता के लिए इन देशों की यात्रा पर जाएंगे। प्रधानमंत्री ने आज एक बयान में कहा कि उनकी यूरोप यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब ये क्षेत्र कई चुनौतियों और विकल्पों का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि वे यूरोपीय भागीदारों के साथ सहयोग की भावना को मजबूत करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूरोपीय भागीदार भारत की शांति और समृद्धि में महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। श्री मोदी ने जर्मनी की यात्रा के बारे में कहा कि उनकी इस यात्रा से जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ट्ज के साथ विस्तृत द्विपक्षीय बातचीत करने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें श्री शोल्ट्ज के साथ सामरिक, क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप के 3 देशों जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा पर कल रवाना होंगे। इस दौरान श्री मोदी तीनों देशों के साथ आपसी और बहुपक्षीय बैठकों में शामिल होंगे। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि श्री मोदी यात्रा के पहले चरण में कल जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ट्ज से मिलेंगे। श्री क्वात्रा ने कहा कि दोनों नेता छठी भारत जर्मनी अंतर सरकारी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। द्विवार्षिक आधार पर होने वाली इस बैठक में दोनों देशों के कई मंत्री शामिल होते हैं। श्री क्वात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की चांसलर शोल्ट्ज के साथ ये पहली बैठक है। Prime Minister's 3-day, 3-nation tour has intense schedule with substantial and comprehensive agenda, including wide-ranging interaction with the political leadership of these countries, Indian diaspora, and the top industrialists and CEOs. Prime Minister's first visit in 2022 factors an ambitious and substantial agenda packed into an intense schedule. जर्मनी में भारत के राजदूत हरीश पर्वतनेनी ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के सहयोग को प्रगाढ़ करने पर ध्यान दिया जाएगा। दोनों देश इंडो पैसिफिक और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और स्ट्रेंथन करेंगे। जर्मनी समझता है कि भारत ये कॉन्फ्लिक्ट का जो इम्पैक्ट है दूसरे देशों पर, उसके लिए भी बहुत असिस्ट कर रहा है। हमारे ही रीजन में श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, भारत वहां पर फ्यूल असिस्टेंस, फूड असिस्टेंस और फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया हुआ है। इस सरकार के पावर असम्पशन के बाद ये सबसे पहला इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन है और इसके लिए उन्होंने भारत को चुना है और यही इंडिकेट करता है कि वो हमारे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। श्री पर्वतनेनी ने कहा कि ये वर्ष भारत और जर्मनी के लिए विशेष है।
इस वर्ष न केवल हम भारत का आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन हम भारत और जर्मनी के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस का 70वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं। और दोनों देश और हमारे लीडर्स इस विजिट पर इसको एक नया डायमेंशन और एक नई ऊर्जा प्रदान करेंगे। विदेश सचिव श्री क्वात्रा ने कहा कि जर्मनी की यात्रा संपन्न करने के बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी 3 मई को डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंचेंगे। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मैट फ्रेडरिक्सन के आमंत्रण पर श्री मोदी डेनमार्क जा रहे हैं। श्री मोदी की डेनमार्क की ये पहली यात्रा है। श्री मोदी इस दौरान प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय और अन्य वैश्विक तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी महारानी मार्गरेट द्वितीय से भी मिलेंगे। श्री मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच कौशल विकास, पोत परिवहन, कृषि प्रौद्योगिकी और आवागमन के क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी भारत डेनमार्क व्यापार मंच की बैठक में शामिल होंगे और भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। The substance of the partnership with Denmark has many significant pillars. That includes a green strategic partnership, is a model of cooperation that focuses on renewable energy, sustainability and green growth. There is also a joint action plan for 5 years, essentially focusing on the specifics of this partnership, and besides the ongoing cooperation in the field of wind energy, water management, circular economy, shipping and the smart cities. प्रधानमंत्री मोदी 4 मई को डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के प्रधानमंत्रियों के साथ द्वितीय भारत नॉर्डिक सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में कोविड महामारी के बाद की आर्थिक प्रगति, जलवायु परिवर्तन, नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, वैश्विक सुरक्षा और आर्कटिक क्षेत्र में भारत नॉर्डिक सहयोग पर बातचीत की जाएगी। पहला भारत नॉर्डिक सम्मेलन वर्ष 2018 में स्टॉकहोम में हुआ था। India's partnership with Nordic countries is structured around green partnership, the entire space of digital and innovation economy, trade and investment linkages, sustainable development, and 5, the partnership relating to the Arctic region. The Nordic Summit will provide an opportunity to take forward the agenda in these clusters forward. India is the only country, apart from the United States, with whom the Nordic countries have summit-level meetings. ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में वस्तु और सेवा कर GST संग्रह अप्रैल में अब तक का सर्वाधिक लगभग 1,68,000 करोड़ रुपए रहा। इस वर्ष अप्रैल में 1,67,540 करोड़ रुपए का GST संग्रह हुआ। ये पिछले महीने के 1,42,095 करोड़ रुपए से काफी अधिक है। अप्रैल में कुल GST संग्रह में से केंद्रीय GST 33,159 करोड़ रुपए रहा। राज्य वस्तु और सेवा कर संग्रह 41,793 करोड़ रुपए रहा। समेकित वस्तु और सेवा कर संग्रह 81,939 करोड़ रुपए तथा उपकर 10,649 करोड़ रुपए रहा। नए थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता संघर्ष के सभी मोर्चों पर वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों के लिए उच्च स्तरीय सैन्य तैयारी सुनिश्चित करना है।
नई दिल्ली में आज सुबह साउथ ब्लॉक में सलामी गारद का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि वर्तमान वैश्विक राजनीतिक स्थिति तेजी से बदल रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे में भारतीय थल सेना का कर्तव्य है कि वो सेना के सभी अंगों के साथ तालमेल रखते हुए किसी भी चुनौती का मुकाबला करने के लिए तैयार रहे। भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी विनय मोहन क्वात्रा ने आज नए विदेश सचिव का पदभार संभाल लिया। उन्होंने हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान लिया है। वे 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। इससे पहले श्री क्वात्रा नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत थे। जाने माने अर्थशास्त्री सुमन बेरी ने आज नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने डॉक्टर राजीव कुमार से इस प्रमुख नीति निर्धारक संस्था का पदभार ग्रहण किया। श्री बेरी राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और रॉयल डच शेल के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री भी रह चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्तमान वैश्विक चुनौतियों के दौर में कल से जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा का उद्देश्य यूरोपीय भागीदारों के साथ सहयोग सुदृढ़ करना है। ये प्रधानमंत्री की इस वर्ष की पहली विदेश यात्रा होगी। वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह अप्रैल में अब तक का सर्वाधिक लगभग 1,68,000 करोड़ रुपए रहा। नए थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा, संघर्ष के सभी क्षेत्रों में चुनौतियों से निपटने की उच्च स्तरीय सैन्य तैयारी सुनिश्चित करना प्राथमिकता। विनय मोहन क्वात्रा ने नए विदेश सचिव का पदभार संभाला। जाने माने अर्थशास्त्री सुमन बेरी ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष का पद ग्रहण किया। श्रम आंदोलन की स्मृति में आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जा रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र आज स्थापना दिवस मना रहे हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर बधाई दी। आयुष मंत्रालय कल असम के शिवसागर में योगोत्सव आयोजित करेगा। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल में आज पुरुष हॉकी के फाइनल में बेंगलौर सिटी और गुरु नानक विश्वविद्यालय का मैच और आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई में दिल्ली कैपिटल्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से और पुणे में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या श्रम दिवस अधिकतर देशों में 1 मई को मनाया जाता है। ये दिवस मजदूर आंदोलन के संघर्ष और बलिदान की याद में मनाया जाता है। इसे मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। एक रिपोर्ट। भारत, क्यूबा और चीन सहित 80 से अधिक देशों में मई दिवस मनाया जाता है। 19वीं शताब्दी में अमेरिका में सबसे पहले मजदूर दिवस मनाने के प्रमाण मिले हैं। 1 मई को विशेष रूप से 1886 में 8 घंटे की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के रूप में मजदूर दिवस मनाने की तारीख के रूप में चुना गया था। ये हड़ताल 1 मई को शुरू हुई और शिकागो में हेमार्केट विवाद के बाद संपन्न हुई। हेमार्केट मामला श्रमिक रैली के हिंसक होने से जुड़ा है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर बम फेंका, जिसमें 7 पुलिस अधिकारियों और 4 नागरिकों की मृत्यु हो गई थी। भारत में मजदूर दिवस पहली बार 1 मई 1923 को मद्रास में मनाया गया था। श्रमिक दिवस मनाने की पहल हिंदुस्तान मजदूर किसान पार्टी ने की थी। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने गुजरात और महाराष्ट्र के स्थापना दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि गुजरात के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने आज गुजरात के स्थापना दिवस पर लोगों को बधाई दी है। इस दिन को गुजरात गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 1960 में तत्कालीन बॉम्बे राज्य के विभाजन के बाद गुजरात राज्य अस्तित्व में आया था। तब से गुजरात ने सर्वांगीण विकास दर्ज किया है। उत्तरी गुजरात के ऐतिहासिक पाटण जिले में विकास कार्यों की श्रृंखला शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने पाटण में 100 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र का लोकार्पण भी किया। इस केंद्र की मुख्य विशेषता है डायनासोर की भूमि और हाइड्रोपोनिक्स। नोबेल पुरस्कार, रसायन विज्ञान, प्रकाशिकी और मानव विज्ञान की दीर्घाएं है। ऐसे 4 क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र राज्य के विभिन्न हिस्सों में विकसित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर पाटण में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। हमारी संवाददाता ने बताया है कि लंबे संघर्ष के बाद महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी।
वर्ष 1960 से पहले बॉम्बे राज्य में मराठी, कोंकणी, गुजराती एवं कच्छी भाषाएं बोलने वाले लोग रहते थे। उसके बाद मराठी भाषी लोगों के लिए अलग राज्य बनाने की मांग आगे आई और इसके लिए संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन शुरू किया गया। महाराष्ट्र राज्य के लिए 105 हुतात्माओं ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। संसद द्वारा बॉम्बे पुनर्गठन कानून पारित किए जाने के बाद 1960 में इसी दिन महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज सुबह मुंबई के हुतात्मा स्मारक पर इन हुतात्माओं को अभिवादन किया। दादर के शिवाजी पार्क पर हुए समारोह में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राष्ट्रध्वज लहराया और परेड का निरीक्षण किया। आकाशवाणी बातम्यांसाठी मुंबईहून जीवन भावसार। आयुष मंत्रालय कल असम के शिवसागर जिले में योग उत्सव का आयोजन करेगा। इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से 50 दिन पहले आयोजित किया जा रहा है। सैकड़ों लोग कल ऐतिहासिक शिवडोल परिसर में योगाभ्यास करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी और असम के स्वास्थ्य मंत्री केशव महंत इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 9 बजे कनाडा में मारखम में एक कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे। इस दौरान सनातन मंदिर सांस्कृतिक केंद्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि भारत के साथ सांस्कृतिक संबंध मजबूत करने के लिए भारतीय समुदाय की ये बड़ी पहल है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश में 189 करोड़ 17 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 25,95,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 3,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है और लगभग 2,900 रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 98.74% है। इस समय देश में 19,000 से अधिक रोगियों का उपचार किया जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। इस बार का विषय है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 4 मई। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। ये आकाशवाणी है। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल में आज पुरुष हॉकी के फाइनल में मौजूदा चैंपियन बेंगलुरु सिटी विश्वविद्यालय का सामना गुरु नानक देव विश्वविद्यालय से होगा। बेंगलुरु सिटी विश्वविद्यालय की टीम अब तक सभी मुकाबले जीतकर पूल ए में शीर्ष पर रही, जबकि गुरु नानक देव विश्वविद्यालय पूल ए में ही दूसरे स्थान पर है। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के ही चिंगाखम जेतली सिंह ने अपने प्रदर्शन से सभी का ध्यान आकर्षित किया है। शुक्रवार को चिंगाखम ने पुरुषों की व्यक्तिगत तलवारबाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट में थोड़ी देर में 3:30 बजे मुंबई में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। एक अन्य मैच में शाम 7:30 बजे पुणे में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। इससे पहले कल रात मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से पराजित कर दिया। इस साल के आईपीएल में 9 मैचों में मुंबई इंडियंस की ये पहली जीत है। एक अन्य मैच में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 6 विकेट से हरा दिया। राजस्थान के कई भागों में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन अस्त व्यस्त है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले 4-5 दिन से राज्य के कई स्थानों पर तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। इस बार राज्य के पश्चिमी जिलों के साथ पूर्वी जिलों में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। तेज गर्मी को देखते हुए जयपुर, श्रीगंगानगर, जालोर, पाली, भरतपुर सहित कई जिलों में जिला प्रशासन ने स्कूलों का समय घटा दिया है। जयपुर जिले में सभी निजी और सरकारी विद्यालयों में 1 से 8 की कक्षाएं सुबह 7:30 बजे से 11 बजे तक संचालित होंगी। जयपुर जिला प्रशासन ने निराश्रित लोगों को लू और तापघात से बचाने के लिए अस्थायी
अस्थायी रैन बसेरा बनाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों का समय भी बदल दिया गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। और अब आज का संस्कृति संदेश। प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हम। इस गीत के अमर गायक मन्ना डे की पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धा से नमन करते हैं और नजर डालते हैं उनके संगीत के सफर पर जिसने उन्हें सुरों का सागर बनाया। मन्ना डे का जन्म 1 मई 1919 को कलकत्ता में हुआ था, जिसे आजकल कोलकाता कहा जाता है। इनके पिता का नाम पूरन चंद्र डे और माता का नाम महामाया था। 1943 में फिल्म तमन्ना में बतौर प्लेबैक सिंगर उन्हें सुरैया के साथ गाने का मौका मिला। सन 1961 में सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में फिल्म काबुलीवाला की सफलता ने मन्ना डे को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। मेरे प्यारे वतन, मेरे बिछड़े चमन, तुझको दिल को मन्ना डे ने अपने 7 दशक के फिल्मी करियर में 3000 से अधिक गानों को अपनी आवाज दी। मन्ना डे की गायकी को सम्मान देते हुए उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया। 1969 में उन्हें फिल्म मेरे हुजूर के लिए, 1971 में बांग्ला फिल्म निशी पद्मा के लिए और 1970 में फिल्म मेरा नाम जोकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई भारतीय फिल्मों में मन्ना डे के उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने 1971 में उन्हें पद्मश्री, 2005 में पद्म भूषण और 2012 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 8 जून 2013 को सीने में संक्रमण के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 24 अक्टूबर 2013 को उन्होंने मौत के सामने हार स्वीकार कर ली। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है और आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन आप तक पहुंचा रहा है इसी स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक। व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदनिदर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद ने कोलकाता के निकट बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। शरणागत किंकर भीत मने, शरणागत किंकर भीत मने, गुरुदेव दया कर दीन जने। रामकृष्ण मिशन आध्यात्मिक संगठन है जो वेदांत के मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है। धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा के अलावा ये संगठन भारत में व्यापक शैक्षिक और परोपकारी कार्य भी करता है। स्वयं को संपूर्ण बनाना और सेवा करना स्वामी जी के आदर्श थे और वो जीवन भर इन पर बल देते रहे। उनके आदर्श कर्म योग पर आधारित थे। ब्रह्म परात्पर वेद भाने, और ब्रह्म परात्पर वेद भाने, गुरुदेव दया कर दीन जाने। रामकृष्ण मिशन जाति, पंथ, रंग, नस्ल, राष्ट्रीयता, स्त्री पुरुष
या किसी अन्य प्रकार के भेदभाव के बिना 1 सदी से अधिक समय से शिक्षा, स्वास्थ्य, राहत और पुनर्वास के क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। आज हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी प्रफुल्ल चाकी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। प्रफुल्ल चाकी 1 मई 1908 को वीर गति को प्राप्त हुए थे। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड के काफिले पर बम से हमला किया। आधी रात तक पूरे कोलकाता में ये खबर फैल गई। पुलिस ने 1 मई 1908 को वैनी रेलवे स्टेशन से खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया। वहीं बम फेंकने के बाद प्रफुल्ल चाकी दूर निकल गए और समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गए। वहां रेलवे कर्मचारी त्रिगुणाचरण घोष ने उन्हें पहचान लिया और उनकी मदद करने का आग्रह किया। त्रिगुणाचरण प्रफुल्ल चाकी को अपने घर ले गए, उन्हें भोजन कराया और उन्होंने चाकी के लिए रेल के टिकट का भी इंतजाम कर दिया। प्रफुल्ल चाकी 1 मई को समस्तीपुर से हावड़ा की रेलगाड़ी में बैठे। ब्रिटिश पुलिस में उपनिरीक्षक नंदलाल बनर्जी भी उसी डिब्बे में यात्रा कर रहा था। उसने बातचीत के दौरान ये भांप लिया कि एक दिन पहले हुए बम हमले में शामिल दूसरा क्रांतिकारी सामने बैठा प्रफुल्ल ही है। जब प्रफुल्ल पानी पीने स्टेशन पर उतरे तो नंदलाल ने मुजफ्फरपुर पुलिस थाने टेलीग्राम किया। पुलिस अगले स्टेशन मोकामा घाट पहुंच गई, जहां नंदलाल बनर्जी ने प्रफुल्ल को पकड़ने का प्रयास किया। प्रफुल्ल चाकी ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपने ही रिवॉल्वर से अपने सिर में 2 गोली दाग दी। प्रफुल्ल के निधन के बाद पुलिस निश्चित रूप से उनकी पहचान करने में सफल नहीं हुई, इसलिए उनके पार्थिव शरीर का सर काटकर कलकत्ता भेजा गया। ब्रिटिश पुलिस के इस बर्बर व्यवहार का क्रांतिकारियों ने कड़ा विरोध किया। उन्होंने प्रफुल्ल चाकी की हत्या का बदला लेने की ठानी और क्रांतिकारी श्रीशपाल और रानेन गांगुली ने उस उपनिरीक्षक नंदलाल की हत्या कर दी जिसने प्रफुल्ल चाकी को पकड़ा था। भारत माँ के महान सपूत प्रफुल्ल चाकी को हमारा शत शत नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। और अब मौसम। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लू का प्रकोप जारी है। तापमान 26 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। उत्तर में श्रीनगर में मौसम साफ रहेगा। तापमान 12 से 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, जबकि जम्मू में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। लेह में कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे। गिलगित और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा, लेकिन शाम के समय मुजफ्फराबाद में बादल छा सकते हैं। दक्षिण में विशाखापत्तनम, बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और 1-2 स्थानों पर बूंदाबांदी भी हो सकती है। हैदराबाद में शाम को बारिश होने की संभावना है। बेंगलुरु में तापमान 23 से 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। देश के पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल, शिलंग, आइजोल, कोहिमा, ईटानगर, अगरतला और गंगटोक में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और बारिश भी हो सकती है। क्षेत्र में तापमान 13 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वर्तमान वैश्विक चुनौतियों के दौर में कल से जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा का उद्देश्य यूरोपीय भागीदारों के साथ सहयोग सुदृढ़ करना है। ये प्रधानमंत्री की इस वर्ष की पहली विदेश यात्रा होगी। वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह अप्रैल में अब तक का सर्वाधिक लगभग 1,68,000 करोड़ रुपए रहा। नए थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा, संघर्ष के सभी क्षेत्रों में चुनौतियों से निपटने की उच्च स्तरीय सैन्य तैयारी सुनिश्चित करना प्राथमिकता। विनय मोहन क्वात्रा ने नए विदेश सचिव का पदभार संभाला। जाने माने अर्थशास्त्री सुमन बेरी ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। श्रम आंदोलन की स्मृति में आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जा रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र आज स्थापना दिवस मना रहे हैं।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर बधाई दी है। आयुष मंत्रालय कल असम के शिवसागर में योगोत्सव आयोजित करेगा। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल में आज पुरुष हॉकी के फाइनल में बंगलौर सिटी ने गुरु नानक विश्वविद्यालय को हरा दिया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई में दिल्ली कैपिटल्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से और पुणे में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।